नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व भूगोल के अंतर्गत खगोल की, जिसका यह 7वां भाग है। इस भाग में हम क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, लेखपाल, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ, लेखपाल एवं अन्य प्रांतों के प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपको समान रूप से लाभ पहुंचाएगा। यदि आप इस समस्त वीडियो का सीरीज से क्रम से अध्ययन करेंगे तो सामान्य अध्ययन हेतु यह एक प्रश्न बैंक की तरह टेस्ट सीरीज के रूप में आपके को मदद करेगा और परीक्षा में आपकी पकड़ को और आपकी सटीक आंसर को, आपकी परख को जो है ये मजबूत करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, क्रम से ये जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं, इसमें हर टॉपिक को क्रम से एक क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज के रूप में रखे जा रहे हैं, जिसका मकसद है कि आपका टेस्ट सीरीज का एक परीक्षण भी हो जाए तथा क्वेश्चन बैंक भी आपके सामने एक मजबूत से उभरे। और इसमें हमने कुछ बदलाव किए थे कि अब जो है केवल क्वेश्चन बैंक के रूप में केवल ऑप्शन का ही उत्तर नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन के अलावा इसके चारों विकल्पों की बृहद और विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है नियमित रूप से सारे वीडियो को क्रम से देखें तो आपका एक मजबूत सामान्य अध्ययन हेतु मजबूत क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक से कुछ इमेज और चित्र लिए हैं, तो उसकी शुरुआत पहले हम चित्र से कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दें आप लोग। चलिए, तो इसकी जो चित्र की शुरुआत हो रही है आपकी शुरू में, तो जो हमारा पहला चित्र है ये उल्का पिंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? सॉरी, क्षुद्र ग्रह से संबंधित है। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में है, एस्टेरॉइड्स के बारे में है। ज़रा ध्यान दें कि एस्टेरॉइड की आकृति या कैसा उनका लोकेशन होता है। दोस्तों, ये जुपिटर जो है बाहर दिखाई दे रहा है, जुपिटर एकदम नीले रंग से, और इसके निचले वाले में मार्स दिखाई दे रहा होगा। देखो दोस्तों, ये मार्स है। तो मार्स और जुपिटर के मध्य में जो फैले हुए छोटे छोटे पिंड हैं, टुकड़े हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो इस मानचित्र को, इस आकृति को, इमेज को देखने से आपको ये नज़र आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा या समझ बन जाएगा कि जो उल्का है उनका लोकेशन क्या होता है। तो अधिकांशतः यह मंगल और बृहस्पति के बीच में जो फैले हुए छोटे छोटे हैं पिंड हैं, उन्हीं को हम उल्का, क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा इमेज हमारा है उल्का से संबंधित। ये उल्का हैं जो कि चट्टानों की आकृति के विभिन्न आकृतियों में, विभिन्न साइज में पाए जाते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग हमने इमेज लिया है। सबका नाम है, एरोज है, इडा है, जस्परा है, डेल्मोस है, मैथिल्ड है, यानी ये जो नासा द्वारा जो तस्वीर लिए गए हैं, वाइल्ड है, उनकी कुछ नाम और आकृतियां हैं। तो इनको देखने से हमें याद हो जाएगा कि हमारे ये जो एस्टेरॉइड्स हैं किस प्रकार से क्षुद्र ग्रह या उल्का हमारे होते हैं। तो ये जो इमेज है दोस्तों, ये पुच्छल तारा का है, जो एक पूंछ की भांति दिखाई देता है, और इसका पूंछ सूर्य की तरफ होता है, तो और इसका मुख जो है पृथ्वी की तरफ नज़र आती है। तो ये हमें पुच्छल तारा यानी जो पूंछ जैसे तारा नज़र आते हैं चमकते हुए, उसका इमेज है। तो ये हमारी एक छोटी सी इमेज थी। अब जान लेते हैं कि धूमकेतु है क्या। तो धूमकेतु अपेक्षाकृत छोटे एवं अनिश्चित आकार के पिंड होते हैं। छोटे और अनिश्चित पिंड होते हैं, यानी इसका कोई निश्चित पिंड नहीं होता है। और ये पत्थर, धूल कण, बर्फ इत्यादि के टुकड़े होते हैं। ये 100 मीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक भी बड़े होते हैं। इसके निर्माण में मिथेनॉल, हाइड्रोजन, साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल और इथेन जैसे कार्बनिक यौगिक इससे मिलकर ये बने होते हैं। चलिए, धूल गैस, कण और विभिन्न गैसों का ये होता है। तो जब धूमकेतु सूर्य के नज़दीक आता है तो सौर विकिरण के प्रभाव से इसका जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह क्या है, वाष्पीकरण हो जाता है। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं, नाभि, कौमा और पूंछ।
इनकी यह विशेषता है कि जब ये सूर्य से दूर होते हैं तो ठंड होते हैं, लेकिन जैसे सूर्य के नज़दीक आते हैं तो वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ये निकलने वाली धूल गैसों की यह धारा धूमकेतु के चारों ओर अत्यंत कमजोर वातावरण बनाती है, जिसे कोमा कहते हैं। चलिए, अगला बिंदु दे रहा है कि ये दीर्घवृत्ताकार होते हैं और अधिक से अधिक 30 लाख साल का समय लेते हैं अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, कभी कभी ये कम समय भी लेते हैं। उसी प्रकार से उल्का और उल्का पिंड का भी है कि आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का और साधारण बोलचाल में टूटता हुआ तारा कहते हैं, या पुच्छल तारा भी इसे कहा जाता है। चलिए, तो ये इनकी विशेषता है, छोटी छोटी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को हमने देखा। अब जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो प्रश्न होंगे। तो प्रश्न पे हम चलते हैं। प्रश्न का टॉपिक आपको मालूम ही है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। और दूसरा सेंटेंस है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। और तीसरी सेंटेंस है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। इन कथनों में कौन सा कथन सही है? तो तीसरा कथन सही गलत होगा, क्योंकि मैंने इमेज में दिखाया तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वो जो है बृहस्पति और शनि नहीं, बृहस्पति और मंगल के बीच में हैं। तो तीसरा कथन बिल्कुल गलत है, बाकी हमारे कथन सही हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? तो हमारा पहले में सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी 1 और 2 सही, यानी पहला और दूसरा सेंटेंस सही है। तो ये IAS का प्रश्न है, स्टेटमेंट के आधार पर दिया गया है। दोस्तों, छोटी जानकारी यहाँ पे और देंगे आपको हम कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करते हैं, किंतु कुछ का व्यास कुछ छोटे होते हैं, कुछ 1000 किलोमीटर तक बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रहों को सौर मंडल में अवस्थिति के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है, जिसमें मुख्य पेटी है और मंगल और बृहस्पति के बीच में चट्टानी टुकड़े। इसमें कुछ नाम हैं जैसे हंगेरियस, फ्लोरस, फोकिया, कोरोनिस, इपोस, थेमिन, सिबेल्स, हिल्डास। और कुछ पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह हैं तो एंटोस, अपोलोस, ओमोसोस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक छोटी सी व्याख्या आप जो है ज़रूर सुनेंगे, तो उससे आपका प्रश्न जो है ज़्यादा सही सटीक होगा। अगला टॉपिक दे रहा है, अगला क्वेश्चन है कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टिगोचर होती है, क्यों? तो ये इसमें अगर हम देखें तो सीधे जो है प्रश्न के उत्तर पर ही आते हैं। तो प्रश्न का उत्तर जो होगा दूसरे नंबर का सी सही होगा, यानी सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर वैज्य दाब डालता है, जिससे उल्का पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाता है। यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, इसको आप टिक कर लेंगे। चलिए, इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या इसका बिल्कुल एकदम सटीक होगा, सही होगा। व्याख्या जरा इसका कर देते हैं दोस्तों। तो व्याख्या दे रहा है कि धूमकेतु में सामान्यतः 2 पूंछ होती है। पहला धूल कणों से युक्त, दूसरा आयोनाइड। दोनों की उत्पत्ति कॉमा से होती है। विद्युत आवेशित कणों से युक्त आयोनाइड पुच्छ सौरिक चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न चुंबकीय बल के विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती हैं, जबकि धूल कणों से युक्त पूंछ सूर्य से उत्पन्न विकिरण दबाव से आगे बढ़ती है। अतः विकल्प हमारा कौन सा सही होना चाहिए? इस प्रकार से हमारा विकल्प क्या होगा? इसमें सी सही होगा। तो इसकी व्याख्या देखा हमने दोस्तों। तीसरे नंबर का प्रश्न है, एकदम बिल्कुल आसान, IAS और PCS दोनों में पूछा गया है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को व्याख्या हमने काफ़ी बृहद रूप से बता दिया है, तो उसको क्या कहते हैं? तीसरे नंबर में क्या होगा? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। देखिए इसमें उल्का दिया है, धूमकेतु, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, तो सब दिया है। तो इसमें हम जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो हमारे प्रश्न जो है गलत भी हो सकते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में हमारा क्या सही हो रहा है?
डी ऑप्शन सही हो रहा है। यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर जो शैल के टुकड़े हैं वो क्या हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। चलिए चौथा उल्का क्या है। उल्का है तो तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश, तारामंडल का भाग, पुच्छहीन धूमकेतु। तो चौथे नंबर प्रश्न में व्याख्या अगर हम देखें, उत्तर देखें तो हमारा बी सही होगा। यानी बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य के अंश को हम लोग क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है, तो आप लोग देख लेंगे। तो उल्का के बारे में एक लाइन बता दें आपको, एक लाइन जानकारी देते हैं कि उल्का यानी मेटियोर आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा कहते हैं, यानी शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व भी सामान्यतः जलकर राख होते हैं। तो इस प्रकार से उल्का जो है एक तरह से पुच्छहीन यानी चमकीले तारे जैसे नज़र आते हैं। तो पुच्छल तारा भी उन्हें कहा जाता है। चलिए शूमेकर लेवी क्या है, पाँचवें नंबर प्रश्न में आते हैं। तो शूमेकर लेवी क्या है, इसका उत्तर जो है पहले सीधे आपको बता दें तो ये सी ऑप्शन सही होगा इसका कि शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। इसकी व्याख्या अगर करें तो शूमेकर लेवी जो है 9 की खोज 24 मार्च 1993 को कैलिफोर्निया स्थित पॉलीमर वेधशाला के वैज्ञानिकों ने किया था। कौन वैज्ञानिक थे, केरी शील शूमेकर एवं कनाडा के डेविड लेवी द्वारा किया गया था। इन लोगों ने बताया कि ये ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ यह धूमकेतु सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकर्षण क्षेत्र में आ गया और 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति से टकराया। इस टक्कर से बृहस्पति ग्रह को कोई नुकसान नहीं हुआ। सौर मंडल के दो घटकों के बीच देखे जाने वाली ये बड़ी पहली टक्कर थी। यानी शूमेकर लेवी बृहस्पति ग्रह से 16 से 22 जुलाई 1994 के बीच में टकराया था। ये कभी भी प्रश्न रिपीट हो सकता है दोस्तों, तो इसको हम लोग याद कर लेंगे। हेल-बाप क्या है, तो हेल-बाप पुच्छल तारा कार्टून चित्र अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एक खिलौना। तो इसमें हेल-बाप जो है एक पुच्छल तारा होगा, यानी ए ऑप्शन सही है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो हेल-बाप पुच्छल तारा या धूमकेतु है। पुच्छल तारा और धूमकेतु दोनों के ऑप्शन ये दोनों ही हैं, जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्षा के बाहर चमक रहा था। इसकी खोज एलन हेल और थॉमस बाप ने की थी। दोनों खोजकर्ताओं के नाम पर ही, उनके नाम पर ही इसे हेल और बाप रखा गया। तो यह पुच्छल तारे का नामकरण उनके मतलब दोनों वैज्ञानिकों ने खोजा था उनके नाम से लिया गया है। यह पुच्छल तारा हेली की अपेक्षा चमक में 1000 गुना अधिक था, जबकि दोनों की दूरियां लगभग समान थी। तो हेल-बाप क्या है, एक चमकता हुआ पुच्छल तारा था, जो कि उनके वैज्ञानिकों के नाम पर किया गया, उनका नामकरण किया गया। 8वां क्वेश्चन दे रहा है, एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन सही होगा। यानी क्या होगा, चंद्रमा की एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य में है, तो बृहस्पति और मंगल के ग्रह के बीच में है। ये एस्टेरॉयड का मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एस्टेरॉयड का मतलब क्षुद्र ग्रह, इंग्लिश वर्जन है उसका, हिंदी होगा क्षुद्र ग्रह। चलिए पुच्छल तारे चमकते हुए प्रकाशी पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। तो पुच्छल तारे किसकी परिक्रमा करते हैं दोस्तों, इसमें जो है ग्रहों का नाम देगा, इसमें पृथ्वी का नाम देगा, कुछ भी नाम देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे आप उत्तर पे आएंगे। तो पुच्छल तारे भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो पुच्छल तारे किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो 10वें नंबर का जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या कह रहा है कि ये 1998 की नियोनिड उल्का वृष्टि थी। तो इस एक सेंटेंस दिया है, तुला तारामंडल के में घटने वाली परिघटना, एक परिघटना जो 33 वर्षों बाद फिर घटी थी, एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा है, और चौथा एक टूटते हुए तारों की
परिघटना। तो 10वें नंबर में जो ऑप्शन होगा 2, 3 तथा 4 सही हो रहा है। 2, 3, 4 इसका मतलब यह एक परिघटना जो 33 वर्षों बाद फिर घटी थी, एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा है, और एक टूटते हुए तारों की ये परिघटना है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला दे रहा है 11वां क्वेश्चन कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये रेनबो से संबंधित है, तो इसका पहले उत्तर बता दें तो आपको हम बता दें कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो ये इंद्रधनुष नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों इंद्रधनुष की जो उपस्थिति सामान्यतः बरसात काल, मानसून काल में, या जब ओस और जल की किरणें, बारीक किरणें पड़ती हैं तब नज़र आती है। लेकिन इसके 2 ही कंडीशन हैं, जब सूर्य तिरछा होगा तो तिरछे होने के कारण उसकी प्रकाश जो है उसका प्रक्षेपण होता है तो 7 रंग दिखाई देते हैं। इसी को हम लोग विग्योर कहते हैं। दोस्तों विग्योर की भी बात करेंगे। एक बात और आपको महत्वपूर्ण बता दें कि यदि वर्षा सुबह होगी प्रातःकालीन यानी 12 बजे से पहले, तो हमें जो इंद्रधनुष है वो कहाँ दिखाई देगा, तो वो हमें कब दिखाई देगा दोस्तों, देख लीजिए। तो ये हमें पूरब दिशा में नहीं, पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, क्योंकि इस समय सूर्य का प्रकाश समय कहाँ किधर होगा, पूरब में होगा। लेकिन 12 बजे के बाद यदि वर्षा होती है या इस तरह से बौछार पड़ती है, बारिश का कुछ लक्षण आता है, तो हमें जो रेनबो होगा वो कहाँ दिखाई देगा, पूरब दिशा में दिखाई देगा। यानी प्रातः काल में रेनबो पश्चिम दिशा में, और शाम को यानी 12 बजे के बाद पूरब में दिखाई देगा, और 12 बजे जब मध्य में एकदम सूर्य होगा तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। अगर हम विग्योर की बात करें तो ये 7 रंग हैं। 7 रंगों का क्रम हम आपको बता दें। इसमें VIGGYOR ये शब्द हैं, ये शॉर्ट नाम हैं, इनको हम व्याख्या इनकी कर देते हैं। V से क्या होगा, वायलेट यानी बैगनी। I से इंडिगो यानी एक तरह से ये भी मिलता जुलता है। B से ब्लू होगा, और G से ग्रीन होगा, Y से येलो होगा, O से ऑरेंज होगा, और R से रेड होगा। यानी विग्योर की बात करें तो हमारा ये क्रम है नीचे से ऊपर की ओर, यानी सबसे ऊपर रेड होगा, अब सबसे नीचे वायलेट होगा। दोस्तों इसके विपरीत स्थिति भी कभी कभी पाई जाती है, तो ये सामान्यतः जो पोजीशन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो 11वें नंबर का प्रश्न है, अगर इसमें हम प्रैक्टिस करें, देख लें, तो कभी हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसमें हमने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। एक तो दिशा का मतलब है अगर सुबह सुबह बारिश होगी तो सूर्योदय के बाद हमें पश्चिम में इंद्रधनुष यानी उसके विपरीत दिशा में दिखाई। इसका मतलब सीधा सा है कि प्रकाश के विपरीत दिशा में ही ये इंद्रधनुष दिखाई देगा, और एकदम दोपहर में नहीं दिखाई देगा। और अगर दोपहर के बाद की बात होगी तो ये पूरब दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्या कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित किस क्षुद्र ग्रह का नामकरण युवा भारतीय वैज्ञानिक अच्छा सिंघल के नाम पर किया गया है। तो इसमें 12वें नंबर प्रश्न में हमारा ए सही होगा। क्षुद्र ग्रह जो है 12599। तो अक्षत सिंघल ये हमारे वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर यह किया गया है, नामकरण किया गया है। तो ये तो सवाल है इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो देखते हैं। सवाल हमारा क्या है कि हेली नामक पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था। तो ये इतिहास हो गया, एक तरह से ऐतिहासिक प्रश्न। 13 में जो है 13वें नंबर में बी सही होगा। 1986 में, यानी नई शिक्षा नीति जब जारी हुई थी उस समय जो है उससे याद कर लेंगे तो हेली नामक पुच्छल तारा दिखाई दिया था जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 में। हालांकि शिक्षा नीति अब बदल करके 2020 की नई शिक्षा नीति लागू होगी। तो 14वां नंबर है हेली पुच्छल तारा भविष्य में कब दिखाई देगा। तो देखिए ये 2062 में लगभग दिखाई देगा, यानी आज की तुलना में 62 यानी 2020 से अगर देखा जाए तो 62 साल बाद हमें फिर हेली पुच्छल तारा दिखाई देगा। इसका मतलब है 14वें नंबर में हमारा प्रश्न कौन उत्तर सही होगा।
तो 14वें नंबर में हमारा उत्तर सही होगा कौन? डी ऑप्शन सही होगा। तो हेलीपुच्छल तारा भविष्य में कब दिखाई देगा? यानी 1986 में दिखाई दिया था, अब 62 में दिखाई देगा, यानी 34 साल और 62 साल जोड़ देंगे तो हमें ये टोटल वर्ष भी मिल जाएगा। दोस्तों इसको जोड़ देना है, 34 ईयर उधर और 62 साल इधर जोड़ देंगे तो लगभग कितना हो रहा है? तो लगभग 34, तो ये हो जाएगा 96। तो 96 ईयर बाद हमें पुच्छल तारा 86 की तुलना में दिखाई देगा। 15वां दे रहा है कि कैरोन नामक ग्रहिका चक्कर लगाती है। तो करोना नहीं है, ये कैरोन है। तो 15वें नंबर प्रश्न का अगर हम उत्तर देखें तो हमारा ए सही होगा, यानी शनि एवं यूरेनस के बीच में कैरोन नामक ग्रहिका चक्कर लगाती है। दोस्तों इसको प्रश्न बैंक के रूप में तैयार कर लेंगे। ये सीडीएस का प्रश्न है, सीडीएस में पूछा है 1998 में। तो पूछा जा सकता है कि कैरोन नामक ग्रहिका किसकी चक्कर लगाएगी? शनि एवं यूरेनस का चक्कर लगाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेम्पल क्या है? फिर वही सवाल रिवीजन है। तो 16वें नंबर प्रश्न में हमारा सी होगा। टेम्पल एक धूमकेतु है, कॉमेट है। टेम्पल 1 की अवस्थिति कहाँ है, मतलब ये लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन में देखिए दोस्तों, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, यानी 17वें नंबर प्रश्न में अगर हम देखें तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। सी का मतलब हुआ मंगल और बृहस्पति के बीच में टेम्पल 1 नामक जो है वो धूमकेतु स्थित है, यानी क्षुद्र ग्रह स्थित है। 18वां, जापान द्वारा म्यूसेस सी नामक यान किसके अध्ययन के लिए भेजा गया था? तो 18वें नंबर प्रश्न में देखा जाए तो डी सही होगा, यानी क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए जापान ने म्यूसेस सी नामक यान भेजा। दोस्तों इस खगोलिकी के अंतिम सेक्शन में हम लगभग जितने भी ग्रहों उपग्रहों के कुल लगभग जितने भी अभियान हुए हैं, चाहे चंद्रमा का हो, मंगल का हो या जुनो, बृहस्पति, शुक्र, कोई भी हो, तो उसका एक प्रश्न बैंक आपके सामने लेकर आएंगे। तो उसको प्रैक्टिस कर लेने से कभी कभी सवाल पूछता है, क्रम मिला के ग्रहों का नाम दे देगा और उस पर जो अभियान चलाए गए हैं, जो यान भेजे गए हैं उसका नाम पूछेगा। तो उसका भी विश्लेषण हम खगोलिकी के अंतिम सेक्शन में लगभग करेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो है विभिन्न देशों द्वारा जो चलाए गए अंतरिक्ष कार्यक्रम हैं, उन अभियानों के या उनके सैटेलाइटों के उपग्रहों के नाम और किस उपग्रह पर भेजे गए, कब भेजे गए, उनका भी अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि अगर प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे तो उसको हम आसानी से मिलान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो प्रश्न है, प्रश्नों का जो क्रम है उसको हम जारी करते हैं, शुरू करते हैं, जारी रखते हैं। तो हमारा अभी 18वां प्रश्न हुआ कि जापान द्वारा म्यूसेस सी नामक यान किसके अध्ययन के लिए भेजा गया? तो क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया। चलिए अगला है, लोनार झील कहाँ स्थित है? एकदम सरल है, ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों ये कहा जाता है कि लोनार झील का जो निर्माण है उल्का पिंडों के गिरने से एक ज़मीन धंसने के कारण हुई है, लेकिन भूगोल में हम पढ़ेंगे तो लोनार एक क्रेटर लैक्स भी है, ज्वालामुखी झील भी है, जिसका मुख जो है ज्वालामुखी की तरह है। तो लोनार महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। यह क्रेटर लैक्स यानी माना भी जाता है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि इसका निर्माण उल्का और पिंड के गिरने से हुआ है। तो लोनार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 20वां नंबर प्रश्न में चलते हैं कि लघु ग्रह किसकी उपमा है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का अथवा उपग्रह। तो 20वें नंबर प्रश्न में बिल्कुल ए सही होगा, यानी क्षुद्र ग्रहों की हम लघु ग्रह की उपमा से, लघु ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यानी अगर क्षुद्र ग्रहों को देखा जाए तो क्षुद्र ग्रह क्या हैं? हमारे लघु ग्रह के समान हैं। सिंपल सा सवाल है कि लघु ग्रह किसकी उपमा है, यानी या क्षुद्र ग्रहों को और क्या कहते हैं? तो इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति भी जो है कहीं कहीं काफ़ी बड़े हैं, इसलिए इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, धूमकेतु, उल्कापिंड उपग्रह नहीं, क्षुद्र ग्रहों को लघु ग्रह कहा जाता है। 21वां नंबर जो है लोअर पीसियस का प्रश्न है
तो जो लोअर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो ज़रूर इस परीक्षाओं क्वेश्चन बैंक का परीक्षा अभ्यास करेंगे, तो उनको ज़रूर से ज़रूर इस प्रश्नों का ये प्रैक्टिस करने पर उनकी स्पीड जो है सामान्य अध्ययन के लिए बढ़ जाएगी, ज़रूर जो है बढ़ेगी और सफलता तक ले जाएगी। कथन दे रहा है कि धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है, और जो रीज़न है, कारण दे रहा है कि धूमकेतु की पूंछ गैसों व बर्फ के छोटे छोटे कणों से बनी होती है। दोस्तों, अगर हमारे शुरुआती व्याख्या को देखेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें 21 नंबर प्रश्न में अगर देखें तो हमारा क्या होगा दोस्तों? सही बी ऑप्शन सही हो रहा है, यानी बी ऑप्शन का मतलब हमारा जो है, बी ऑप्शन का मतलब ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी सेंटेंस तो दोनों सही, यानी धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है, यानी दूर रहती है, और धूमकेतु की पूंछ गैसों व बर्फ के छोटे कणों से बनी होती है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन उनकी व्याख्या नहीं करते हैं, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। अगर इनकी विशेषताओं को देखेंगे तो हमारे प्रश्न सही हो जाएंगे। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? पुच्छल तारे कॉमेट की पूंछ की दिशा सदैव होती है। ये सिविल जज यानी PCSJ का प्रश्न है, उसकी बात करते हैं। तो 22वां नंबर प्रश्न होगा, ये सूर्य से दूर होते हैं, यानी सूर्य से दूर होते हैं, यानी पुच्छल तारे कॉमेट की जो पूंछ होती है किधर होती है? तो सूर्य से दूर होती है, यानी अगले ही प्रश्न का ये छोटा लघु रूप है। तो PCSJ का प्रश्न है, तो ये समान रूप से, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम बार बार मैं कहता हूँ दोस्तों कि ये सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज जो मैं चला रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि IAS का प्रश्न IAS में ही आएगा। ये प्रश्न वनडे से लेकर के सिविल की परीक्षाओं से लेकर के प्रवेश परीक्षाओं तक में भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन बैंक यानी आरंभ स्टडी पॉइंट क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज को आप हल करेंगे तो समस्त परीक्षाओं में लाभ करेगा। हाँ, कुछ जो है बड़े प्रश्न हैं, अगर बड़े प्रश्नों को भी ध्यान देंगे तो बड़ी परीक्षाओं के लिए भी ये लाभदायक होगा। IAS प्री तक प्रश्न जो है ये कवर कर सकता है आपका। NDA, CDS और IAS प्री को भी आप जो है इस प्रश्न बैंक के द्वारा कवर कर सकते हैं, अगर इसकी विस्तृत और वृहद व्याख्या को सुने और नोट करते चलें। चलिए, तो हमारा जो है 23वां नंबर प्रश्न, जो 22वां नंबर प्रश्न हो गया। अब 23वां नंबर प्रश्न दे रहा है कि क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है, यानी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच अंतर पूछ रहा है, यानी इनकी बात हम व्याख्या करते हैं। स्टेटमेंट दे रहा है, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस से बांधे रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है सेंटेंस की, क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तीसरा दे रहा है कि धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुष्प दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? तो 23वें नंबर में देखें तो बी सेंटेंस हमारा सही होगा, यानी 1 और 3 सेंटेंस हमारा सही होगा। इसका मतलब है कि क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में अंतर क्या है, यानी क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। अच्छा, तीसरा जो ऑप्शन इसको पढ़ लेते हैं उत्तर का, तो धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, यानी धूमकेतु जो है वो पूंछ जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह दर्शाते नहीं, यानी क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे टुकड़े जैसे होते हैं, जबकि धूमकेतु एक पुच्छल तारे की तरह चमकते हुए पूंछ दर्शाते हैं। इनमें दो बहुत अंतर यही है, बड़ा अंतर है दोनों में। 24वां जो है अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि मार्च 2015 में प्रकाशित पत्रिका टेक्नो फिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बृहद ज्ञात क्षुद्र ग्रह प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ये UPPCS का प्रश्न है दोस्तों। तो 24वें नंबर प्रश्न में सीधे उत्तर बताते हैं, बी ऑप्शन सही होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में यानी दक्षिणी कटिबंध में स्थित है, दक्षिणी और पूर्वी कटिबंध में। तो इस प्रकार से देखा जाए
तो विश्व का सबसे बृहद ज्ञात क्षुद्र ग्रह प्रभाव क्षेत्र यानी क्षुद्र ग्रहों का जो सबसे अधिक प्रभाव किस महाद्वीप पर है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसके बाद जब हम महाद्वीपीय भूगोल शुरू करेंगे, सारे महाद्वीपों का विस्तृत और बृहद वर्णन करेंगे, तो उस समय हम आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन से ओशनिया और एशिया, यूरोप कहाँ कहाँ सब फैले हैं, उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज इस सेक्शन की जो हमने व्याख्या की, यानी क्षुद्र ग्रह, पुच्छल, तारा, उल्का, उनके जो भी प्रश्न आए हुए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसका एक विश्लेषण किया। तो आपसे अनुरोध होगा एक बार कि आरएम स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। तो कोरोना काल में दोस्तों घर रहें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। तो नमस्कार, धन्यवाद।